आप सभी का स्वागत है रमानी कॉन्सेप्ट टॉक में। दोस्तों मैं राजकोट से मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस क्लास में, जहां आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा फिर से एक बार कैसे हम लोग देखें और सॉल्व करें अपने पेपर को। आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा आधुनिक भारत। अभी क्रम में अगर हम लोग देखें पिछली 2 क्लासेस में तो हम लोगों ने डिस्कस किया प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा मॉडर्न इंडिया, कि मॉडर्न इंडिया को हम लोग कैसे पढ़ें, कैसे हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ें और इसमें किस तरीके से प्रश्न आते हैं। इसमें पूरी चर्चा के लिए आज मैं इस वीडियो में उपस्थित हूं। इसमें लगभग दोस्तों 2 से 3 वीडियोस बनाए जाएंगे, जिससे आप भली भांति आप समझ सकेंगे किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन और कैसे मेंस के क्वेश्चन को आप डिवाइड करके देखते हैं। आपका स्वागत है। चलिए यहाँ पे देखें दोस्तों, देखिए आधुनिक भारत, जिस तरीके से हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के एक एक खंड को तोड़ करके आपको बताया कि उसमें एक खंड से कितने प्रश्न बन सकते हैं, उसी तरीके से दोस्तों अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वाले पूरे पार्ट में कि मॉडर्न इंडिया को कैसे हम लोग समझें और यहाँ से कैसे जानें कि कितने प्रश्न दोस्तों यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो जाइए पेन और कॉपी को लेकर के दोस्तों, क्योंकि आप अगर इस पार्ट को समझ लेते हैं तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा किताब को पढ़ना, नोट्स बनाना, ठीक है, और प्रश्न के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना दोस्तों। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रीलिम्स में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हो जाए तैयार, क्योंकि अब आपके लिए बहुत ही स्पेशल खंड है, क्योंकि आप जहां तक देखते होंगे इतिहास विषय से तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वो है आधुनिक भारत का। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम देखते हैं आधुनिक भारत में जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ हम लोग देखते हैं कि पहले एक खंड होता है मुगलों का पतन। ठीक है ना। देखिए 1707 से के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगलों का पतन होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग ये देखें कि क्या इससे पहले भारत में यूरोपीय आ चुके थे? जी हाँ, अगर हम लोग बात करें तो इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग मैच करके पढ़ते हैं। यूरोपियों का भारत आगमन, अगर कहा जाए तो यहां पे हम लोग डैश करके लिख सकते हैं यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन। दोस्तों देखिए ये टॉपिक हम एक साथ समझेंगे तभी हमें चीजों की क्लियरिटी आती है, कॉन्सेप्ट हमारा बनता है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है, अभी हम लोग पॉइंट नोट कर लेते हैं फिर एक को एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो कंपनी थी, ठीक है, वह मुगलों के कमजोरियों का फायदा उठा करके भारत में अपने एम्पायर को सेट करती है, भारत में अपने राज्य को पूरी तरीके से तैयार करती है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट है हमारा वो है, जब हम समझेंगे तो वो है यूरोपियों का भारत आगमन। यूरोपियों का भारत आगमन, ठीक है ना, भारत आगमन। दोस्तों यहां पे देखें ये क्या हो जाता है, यहां पे 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में आई। जैसे पहला अगर हम लोग देखें तो वो थी पुर्तगाली कंपनी, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरी अंग्रेज, या अगर हम लोग कहें तो इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगली कंपनी अगर हम लोग देखें दोस्तों, चौथी कंपनी, तो वो है डेनमार्क, है ना, डेन कंपनी। और लास्ट की जो है वो है फ्रांसीसी कंपनी, राइट। ये कंपनियां भारत में आती हैं, ठीक है।
अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि ये लिंक करता है कि भारत में किस तरीके से शासन प्रारंभ हुआ, किस तरीके से व्यवस्थाएं बनना शुरू हुई और धीरे धीरे अंग्रेजों ने एक शासक की भूमिका में अपने आप को यहाँ पे व्यवस्थित किया। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होती है और जाननी भी होती हैं। तो चलिए देखते हैं एक तरफ क्या कहानी थी। अब हम लोग एक छोटी सी स्टोरी समझेंगे कि पुर्तगीज कंपनी या जितनी भी व्यापारी कंपनियां आई हो भारत में कैसे आई, कहाँ से आई, तो एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। तो पहला अगर हम लोग देखें तो वो है पुर्तगीज, है ना, कंपनी। दोस्तों छोटी सी कहानी आपको बताएंगे, क्योंकि इसका जो मोर देन एक्सप्लेनेशन होगा या पूरा चैप्टर होगा वो हम लोग एक अलग पार्ट में लेकर के आएंगे। आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे प्रश्न आता है और किस तरीके से आपको उसका उत्तर देना होता है। तो देखिए सबसे पहले एक घटना है 20 मई 1498 को वास्को डिगामा नामक एक व्यापारी गुजराती व्यापारी मुनीद की मदद से केरल के कालीकट के कप्पडकम नामक बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, उस समय जो केरल का शासक था उसे जमूरीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जमूरीन कहा जाता था। जमूरीन ने इनका स्वागत किया और जानते हैं जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, क्या परंपरा है? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और अतिथि देवो भव। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और अतिथियों का स्वागत हम बहुत ही ऊर्जा के साथ करते हैं, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करते हैं। दोस्तों स्वागत हुआ और स्वागत में जैसा कि आप जानते हैं खान पान की विशेष परंपरा है अपने देश में। तो कहा जाए कि वास्को डिगामा को हमारे देश में खान पान की परंपरा बहुत पसंद आई और यहीं पर इसे मसाला स्पाइसीज के बारे में जानकारी हुई। तो दोस्तों कहा जाता है कि यही स्पाइसीज और ख़ास तौर से उस स्पाइसीज में काली मिर्च, है ना, काली मिर्च का मिलना ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसी से व्यापार का उदय होता है, इसी से एक व्यवस्था का उदय हो जाता है जिसकी वजह से व्यापार शुरू होता है। ठीक है, वास्को डिगामा क्या करता है कि यहाँ से काली मिर्च का व्यापार शुरू कर देता है। आप सभी देख लीजिए इस वीडियो को। ठीक है, देखिए सामान्य जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इतनी जानकारी रखते हैं तो मैं प्रीलिम्स की बात तो नहीं कहूँगा क्योंकि प्रीलिम्स में भी हमको डेप्थ में जाना होगा, लेकिन मेंस की भूमिका आप लिख सकते हैं। छोटी कहानी, क्रमिक अध्ययन बहुत आवश्यक। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। देखिए ये जो वास्को डिगामा है, वास्को डिगामा मसाला व्यापार, स्पाइसीज ट्रेड, मसाला व्यापार को महत्व देते हुए इन्हें पुर्तगाल ले जाता है और कहा जाता है कि 1 रुपये में खरीदा हुआ काली मिर्च या मसाला वहां पे 60 गुना दामों पर बेचा जाता है। बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत ज्यादा लाभ कमाता है कौन? वास्को डिगामा। इस लाभ की जानकारी जब पुर्तगाली कंपनी को या पुर्तगाली सरकार को पता चलती है तो सरकार इस चीज को अलग तरीके से फॉर्मेट बनाने की कोशिश करती है। वास्को डिगामा फिर से 1502 में भारत आया, ठीक है, और यहां से व्यापार को व्यवस्थित किया। लेकिन इसके बाद जो आता है, ठीक है, वो आता है अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, है ना। अल्मीडा कौन था? यह पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर था दोस्तों, ठीक है, पहला गवर्नर था। और इस वजह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कंपनी का
एक बेहतर विकल्प तैयार कर दिया जाता है व्यवसायिक रूप में। ठीक है, तो अल्मीडा जब भारत आ जाता है तो इसने क्या किया कि इसने एक पॉलिसी को प्रयोग किया जिसे कहा जाता है ना ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका मतलब होता है शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, है ना दोस्तों। देखिए क्या मतलब था इसका, इसका सेंस निकल रहा था कि हम समुद्र में शांतिपूर्वक व्यापार करें और अपने व्यापार को अधिकतम लेवल पर लेके जाएं, अधिकतम स्तर पर लेके जाएं और यहाँ पर उसका कोई विरोध भी न हो। तो दोस्तों कहा जाए कि पहली बार व्यापारिक कंपनी को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो चला जाता है अल्मीडा को। ठीक है, अल्मीडा को चला जाता है। और यहाँ से देखिए अगला जो व्यापारी आता है उसका नाम है अल्बुकर्क, है ना, अल्बुकर्क। देखिए पूरा विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी आप लोग देखें एक समझ कि कैसे हमें कंटेंट को लिंक करना होता है, ये बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए। ठीक है, अल्बुकर्क है, इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने क्या किया कि भारत में अपनी, ठीक है, मुख्य कंपनी कहां बना दिया? मुख्य कंपनी को बना दिया गोवा में। मेन फैक्ट्री या मेन कंपनी कहां बना दिया? गोवा में। गोवा को इसने 1510 ईस्वी में जीता था। ठीक है, किससे जीता था? आदिल शाह सूरी से, है ना, आदिल शाह सूरी से इसने गोवा को जीता था। ठीक है, और गोवा को अपना मुख्यालय बना दिया और भारत में एक लंबे समय तक शासन करने के लिए एक बहुत ही प्लानिंग की। ठीक है ना, और उस प्लानिंग को कहा जाए कि इसने भारत में विवाह की नीति का प्रयोग किया। ठीक है ना, विवाह की नीति का प्रयोग किया दोस्तों, न कि आक्रमण की नीति का प्रयोग किया। समझ गए? विवाह की नीति का मतलब ये था कि यहां पर इसने क्या कर दिया, यहां की महिलाओं से, ठीक है ना, महिलाओं से विवाह किया, अर्थात जो पुर्तगाली सैनिक या व्यापारी है उन्होंने महिलाओं से विवाह किया और दोस्तों यहां अपना स्थायित्व बना लिया, स्थायित्व बना लिया। यही कारण है कि इन्होंने जब भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना लिया, यही कारण है कि जो ये 1498 में आए थे, अंततः इनका 1961 में जाना हुआ। ये सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में भारत से गए थे, क्योंकि हमारी संस्कृति को अपना लिया था इन्होंने हमारी संस्कृति के साथ अपने आप का अपना समन्वय कर लिया था। ये एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हुआ क्या कि जब ये, अब एक पार्ट ये हो गया, अभी बहुत तेजी से जब विकास करने लगे तो इनमें क्या हुआ कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया। क्या होता है? देखिए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है तो ये कंपनी इन पे प्रेशर जनरेट करती है। इसीलिए 1661 ईस्वी में एक समझौता होती है, एक संधि होती है। ठीक है ना, संधि होती है और इस संधि के स्वरूप क्या था कि जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी उनका विवाह, उनका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा, है ना, कैथरीन ब्रिगेंजा, इनका विवाह जो हुआ वो चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। ठीक है, और इसके साथ इनको दहेज में बंबई क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। किसको? अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों कहा जाए कि 1661 में पुर्तगाली कंपनी को अंग्रेजों ने नियंत्रण में रख लिया, नियंत्रण कर लिया। ठीक है, नियंत्रण कर लिया। कब? 1661 में। और अंततः बंबई जो है वो कंपनी को मात्र 10 पाउंड में उपहार दे दिया जाता है, एक अलग फंक्शन के रूप में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने, ठीक है ना, किस तरीके से अंग्रेजों ने एक व्यवस्थित रूप से यहाँ पर अपनी व्यवस्था जनरेट की। ठीक है, और यहाँ पुर्तगालियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ठीक है, अब हम लोग देखें अगर डचों को, देखिए डचों को अंग्रेजों ने कैसे नियंत्रित किया। देखिए डच, सबसे बड़ी बात है कि डच 2 जगह व्यापार करते थे। अगर हम लोग एक बात करें तो ये है सर्वप्रथम इनका जो मुख्य व्यापार था वो था श्रीलंका, इंडोनेशिया के क्षेत्रों में दोस्तों। और ये 1595 में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं और कैप्टन
हाउटमैन जो है वो पहले व्यापारी के रूप में भारत आता है। आपको मैं बता दूं कि ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके से भारत में अंग्रेज स्थायित्व को स्थापित करते हैं और सारे कंपनियों को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनके बीच जो संबंध होते हैं वो हमेशा प्रश्न बनते हैं, ठीक है, आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को पकड़ने की आपको तरीका आना चाहिए, तभी आप अपने चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। देखिए इन क्षेत्रों से जब ये आए भारत में, क्यों ऐसा किया इन्होंने, क्योंकि देखिए जो भारतीय मसाला था, भारतीय जो स्पाइसेस थे, उसमें पुर्तगाली कंपनियों का एकाधिकार हो गया था, एक मोनोपोली थी, और वो यूरोप में अब बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर चुके थे अपनी वस्तुओं का, जिन्हें वो वहाँ पे बेच रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्हीं वस्तुओं को कोई अन्य व्यापारी भी बेचता है तो जो पुरानी कंपनी होगी, आप भी हम भी उन्हीं लोगों पर विश्वास करते हैं जो पुराने समय से कोई कार्य कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुर्तगाली कंपनी पे एक अधिकार, एक विश्वास होगा ज़्यादा, ठीक है। वहीं अगर उन्हीं चीज़ों का हम मार्केट अगर कोई नया आदमी शुरू कर दे तो हम उस पर विश्वास कम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि डचों ने श्रीलंका और इंडोनेशिया से कुछ नए मसाले, है ना, नए स्पाइसीज, न्यू स्पाइसीज यहाँ से अडॉप्ट किया। जैसे हम लोग कहें कि बड़ी इलायची हो जाता है, तेज़पत्ता हो जाता है, या बहुत सारे गर्म मसाले खासतौर से अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों से हमने लिया, ठीक है, और इनको इन्होंने यूरोप में उतारा। तो इसकी नई तरीके से डिमांड हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो भारत से मुख्य व्यापार जो था, मुख्य व्यापार वो था कपड़े का। किसका व्यापार था? कपड़ा इंडस्ट्री, है ना, क्लॉथ इंडस्ट्री, है ना। सूती वस्त्रों का बहुत तेजी से डिमांड बढ़ा पूरे यूरोप में, सूती वस्त्रों का। अब सूती वस्त्र ये एक तरीके से नया व्यापार था, तो इसमें इनको बहुत ज़्यादा मार्केट मिली, डिमांड मिली, और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत तेज से सप्लाई करके एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के इन्होंने प्रॉफिट कमाया। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि भारत के उस क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश की जो सर्वाधिक उपजाऊ था, क्योंकि जूट और कपास के लिए बंगाल के क्षेत्र में जब तक आप प्रवेश नहीं करोगे तब तक आपका कपड़ा इंडस्ट्री जो है या क्लॉथ इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर सकते हो। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बंगाल में इसी बीच में 1757, है ना, के प्लासी के युद्ध के बाद, है ना, प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, देखिए यहाँ से लिंक बनता है क्वेश्चन को यूपीएससी में आने वाला। सीधे सीधे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो स्टेट पीएससी वगैरह में नॉर्मली प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन यूपीएससी में आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है कि आप कैसे चीज़ों को बदलते हुए देख रहे हैं, ठीक है। तो जब डच कंपनी ने बंगाल पर अपने अधिकार करने की सोची, क्योंकि इसको सूत कपड़ा इंडस्ट्री को बड़ा बनाना था, तो कपड़ा इंडस्ट्री को जब बड़ा बनाने की कोशिश किया इन्होंने, तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि जब हम बंगाल पे अधिकार कर लें तो हमारी इंडस्ट्री और ग्रोथ कर जाएगी, हमें और बड़ा मार्केट मिल जाएगा। लेकिन पहले से ही यहाँ बंगाल में अंग्रेज विराजमान थे, अंग्रेज अपनी कंपनी को इम्पोर्टेंस बना रहे थे और उनको वो पॉसिबिलिटीज भी मिल चुकी थी। तो बंगाल को लेकर के हुआ क्या कि विवाद खड़ा हो गया, है ना। बंगाल को लेकर के बंगाल में विवाद शुरू हुआ, ठीक है। विवाद, अब इस विवाद के यहाँ पे तीन फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। एक तो आप देखेंगे एक तरफ अंग्रेज थे, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी तरफ डच यहाँ पे आ गए, और तीसरी तरफ भारतीय नवाब थे, है ना। भारतीय जो नवाब थे, इनके बीच में बंगाल की अर्थव्यवस्था को लेकर के जंग छिड़ गई, और इसी बीच अंग्रेजों ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली थी जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। और प्लासी के युद्ध में कहीं न कहीं एक राजनीतिक विजय प्राप्त कर ली, भले ही षड्यंत्र के माध्यम से क्यों न प्राप्त किया हो, लेकिन एक राजनीतिक विजय प्राप्त कर ली। तो इनके बीच जो युद्ध होता है, ठीक है, उस युद्ध को, क्योंकि जब वर्चस्व की लड़ाई होती है तो अंग्रेज और डचों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ जाती है, तो इनके बीच जब युद्ध होता है तो वहाँ पे चीज़ें बदलती हैं, और एक युद्ध होता है 1760 में, है ना, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ वेदरा का युद्ध, है ना, बैटल ऑफ वेदरा, ठीक है, बेदरा का युद्ध, ठीक है। और ये होता है 1760 ईस्वी में, सॉरी 1760 में नहीं होता है, ये होता है 1759 में, 1759 में, ठीक है, ओके। 1759 में युद्ध होता है, और इस युद्ध के बीच में डच पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं, और बड़ी विजय मिलती है किसको, ठीक है, अंग्रेजों को मिलती है बड़ी विजय,
ठीक है, क्योंकि दूसरी जो कंपनी थी, एक कंपनी पुर्तगाल को इन्होंने मैनेज कर लिया था 1660 के कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, अब बिना उसके इजाज़त के व्यापार नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए यहाँ जो दूसरा इंपॉर्टेंट हुआ, दूसरा इंपॉर्टेंट उसमें देखेंगे तो अब दोस्तों अगर समझा जाए इस पूरी कहानी में, तो बंगाल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो अंग्रेज बन गए और डच यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो गए बैटल ऑफ बेदरा के बाद। भारतीय नवाब के बीच में क्या हुआ, अब जो भारतीय नवाब यहाँ अंग्रेजों से भिड़े, ठीक है, तो देखिए क्या परिणाम निकलता है। यहाँ पे जो युद्ध हुआ प्लासी के बाद उसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है, बक्सर का युद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। अब बक्सर के युद्ध में जो भारतीय नवाब और शासक थे इनमें 3 लोग आते हैं, ठीक है। एक तो हम देखेंगे कि बंगाल की तरफ से मीर कासिम था, मीर कासिम था। दूसरा अवध के नवाब थे जिनका नाम था शुजाउद्दौला और तीसरे थे मुगल बादशाह शाह आलम, ठीक है। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, 1764 ईस्वी में। इसी और अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व दे रहा था, हेक्टर मुनरो, है ना, मुनरो। इस बीच क्या हो जाती है कि हेक्टर मुनरो की विजय हो जाती है और इनकी पराजय हो जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बंगाल का जो क्षेत्र है वो उस पर भी किसका नियंत्रण हो गया, अब बंगाल पर पूरी तरीके से नियंत्रण, है ना, किसका हो जाता है, अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है, नियंत्रण अंग्रेज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि अंग्रेज धीरे धीरे शक्तिशाली होते जा रहे हैं, धीरे धीरे काफी शक्तिशाली हो गए। इन्होंने 2 कंपनियों को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और देखा कि भारतीय नवाबों और बादशाहों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। इसके बाद जब आप देखेंगे अगली कंपनी आती है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पुर्तगीज कंपनी को इन्होंने एक संधि के माध्यम से मैनेज कर लिया, डच कंपनी को इन्होंने एक युद्ध के माध्यम से, जिसे बैटल ऑफ बेदरा का युद्ध कहा जाता है, बेदरा के युद्ध के माध्यम से मैनेज कर लिया। वहीं आप देखेंगे भारतीय नवाब और अवध के नवाब, कहा जाए बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और भारतीय बादशाह शाह आलम को, द्वितीय को इन्होंने युद्ध के माध्यम से ले लिया। और मैं इस पर और बड़ी चर्चा करूंगा आप सभी के साथ में कि यह पहला सैनिक युद्ध था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने पहली बार अपने बंदूक से गोलियां चलाई थी, है ना, और युद्ध में विजय प्राप्त की थी, जिसके बाद भारत में स्थायी राज्य के स्वप्न को इन्होंने देखना शुरू किया था। आप कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने भारत में राज्य स्थापित करना प्रारंभ किया, है ना, एक कंपनी से एक शासक की भूमिका में आना प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों अगली कंपनी अगर हम लोग बात करें वो है डेन, है ना, डेनमार्क की कंपनी। देखिए इनका जो क्षेत्र था ये 1627 ईस्वी में कहा जाए, एक तरीके से ये एंट्री 1616 में, एक अगर एग्जैक्टली डेट देखा जाए तो ये है 1616, है ना, 1616 में ये त्रावणकोर में आए थे। फिर आप देखिए तो इन्होंने 1627 में बंगाल के श्री रामपुर में, है ना, अपनी कंपनी स्थापित की और लगातार इन पे दबाव बनता गया। तो 1745 में इन्होंने अपनी पूरी कंपनी, है ना, संपूर्ण अधिकार कंपनी का अंग्रेजों को बेच दिया, है ना, अंग्रेजों को बेच दिया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि संपूर्ण अधिकार किसको बेच दिया, अंग्रेजों को बेच दिया, शोल्ड कर दिया अपनी कंपनी को पूरी तरीके से अंग्रेजों को, और यहां से चले गए। तो देखिए 3 कंपनियां अपने आप में अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर चुकी हैं। अब हम लोग चौथी कंपनी में आते हैं। चौथी कंपनी का नाम है फ्रांस, ठीक है ना, फ्रांसीसी कंपनी, ओके। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एक एक कंपनी को हम लोग टारगेट करके पढ़ते हैं, वो उतना बेहतर नहीं होता। जब आप कंपैरिजन करके कनेक्ट करके पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम में पेपर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सीधे सीधे अब एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है आपको। अगर कंपनी का नाम आ रहा है तो 5 कंपनियों के बारे में आपको, उनके कनेक्टिविटी के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। देखिए फ्रांसीसी कंपनी आई, ध्यान रखिएगा इनका जो क्षेत्र था
ये नॉर्थ में नहीं था, मतलब ये कहा जाए इन्होंने नॉर्थ को है ना टारगेट नहीं किया, इन्होंने कंप्लीटली साउथ को टारगेट किया। ठीक है, साउथ को टारगेट करने का मतलब ये था कि भारत में ये बम्बई से लेकर के, ठीक है, या हम कहें सूरत में इनका मुख्यालय था, और इधर पूरा बेल्ट, ये पूरा बेल्ट जो है ये इन्होंने एक्वायर करने की कोशिश की, क्योंकि कहा जाए तो यही सारा बेल्ट जो है वो डकयार्ड था, बंदरगाह था। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्हीं क्षेत्रों से सर्वाधिक व्यापार किया जा सकता था, सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता था। तो इन्होंने इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब देखिए इनके कॉम्पिटिटर कौन थे। देखिए सूरत में अगर अंग्रेजों की कंपनी थी तो इनकी भी थी, अगर इनकी मसूलीपट्टनम में, है ना, मसूलीपट्टनम में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी यहीं पे। ठीक है, तो ये दोनों यूरोप के भी कॉम्पिटिटर थे और भारत में भी एक साथ कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि फ्रांस ने, है ना, देखें फ्रांसीसी कंपनी ने पूरी तरीके से दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्रों पर अधिकार के क्षेत्रों से व्यापार नियंत्रण शुरू किया, है ना, ट्रेड कंट्रोल, है ना, विद साउथ एंड वेस्ट एरियाज। ठीक है, इससे अब क्या हो जाता है दोस्तों, अब देखिए इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा, अंग्रेजों को नुकसान हुआ, अंग्रेजों को नुकसान हुआ। अंग्रेजों को लॉस हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ। अंग्रेज मौके की तलाश में थे कि जब भी कभी ऐसा मौका आएगा तो हम लोग यहाँ पे अटैक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मराठा उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर आप देखें कर्नाटक, हैदराबाद, ठीक है, और मैसूर। मतलब आप मैप में थोड़ा सा आप समझिएगा कि इस तरीके से मैं आपको आइडेंटिटी दे रहा हूँ। मैसूर तो नीचे आएगा क्योंकि आपको मैसूर ऊपर नहीं देखना है, मैसूर। ठीक है ना, ये 4 राज्य थे जिनमें आपस में संगठन नहीं था। इसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने और फ्रांसीसी दोनों कंपनियों ने इन्हें अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया। फ्रेंच ने अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पक्ष में इसे मिलाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों एक तरीके से कहा जाए बहुत स्थायित्व में नहीं रहे। लेकिन इसी बीच क्या हो जाता है कि फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यूरोप में एक जंग छिड़ जाती है, यूरोप में एक जंग छिड़ जाती है। माना यह गया कि ऑस्ट्रिया जो है यूरोप में एक राज्य है, वहां के उत्तराधिकारी की हत्या हो जाती है और उस हत्या से इनके बीच तनाव पैदा हो जाता है। इसी तनाव का कारण था कि भारत में जो मुख्य क्षेत्र था कर्नाटक, है ना, कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो इन्होंने क्या कर दिया, किसने, फ्रांस ने अपना एक जोन बना लिया कर्नाटक के साथ में और अंग्रेजों ने हैदराबाद के साथ में, और यहां छिड़ जाता है कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध। तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों के अपने अपने अलग कारण हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध होता है तो इसके बीच एक संधि होती है जिसे कहा जाता है एक्स ला चापेल की संधि या सापेल की संधि कही जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्लेस है आपके फ्रांस में, आप समझ सकते हैं युद्ध हो रहा है कर्नाटक में और संधि हो रही है फ्रांस में। दूसरा इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे, और तीसरे कर्नाटक के युद्ध में दोस्तों एक युद्ध हो जाता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसे हम कहेंगे 1760 का वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध कहेंगे। और वांडीवास के युद्ध में आप देखेंगे कि ये था इंग्लिश बनाम फ्रेंच, ठीक है ना, फ्रेंच, और इसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से पराजय होती है। ठीक है, और फ्रांसीसी अंततः जो हैं वो हार जाते हैं। अब यहाँ पे भारत पे पूरी तरीके से किसका शासन हो जाएगा,
अंग्रेजों का शासन हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में अपने अधिकार को व्यवस्थित कर रहे थे। अब देखिए अगला जो आप देखेंगे यहाँ अंग्रेजों का मुगल बादशाहों से संबंध है ना, मुगल बादशाहों से संबंध। तो दोस्तों अगर हम लोग चर्चा करें एक लाइन में तो 1717 में फर्रुख सियर ने इन्हें बंगाल के क्षेत्र में स्वर्णिम फरमान जिसे हम लोग कह सकते हैं गोल्डन फरमान, गोल्डन लाइसेंस दे दिया था एक तरीके से, ठीक है। अर्थात कहा जाए यहां कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी थी, कर मुक्त व्यापार की छूट दे दी थी। मात्र कितने रुपए के लिए? 3000 वार्षिक के लिए, ठीक है, 3000 वार्षिक के लिए। कहा जाता है फर्रुख सियर की तबीयत खराब थी तो वहाँ ब्रिटेन यूरोप का एक डॉक्टर था हैमिल्टन, उसने उपचार किया और उपचार के रूप में, उपचार होने के बाद पुरस्कार के रूप में उन्हें बंगाल का क्षेत्र दे दिया जाता है। तो ये एक बड़ी संकट की स्थिति रही और यहाँ से बंगाल, और बंगाल सामान्य स्थिति में बंगाल का क्षेत्रफल अगर आप देखें तो बंगाल में आज का बांग्लादेश लेते हुए पूरा बंगाल था, ठीक है। फिर आप देखें बिहार था, बिहार पूरा, फिर उड़ीसा, ठीक है, और असम, असम का मतलब है पूरा, लगभग पूरा नॉर्थ ईस्ट। इतने की आबादी अगर हम लोग देखें तो अगर हम इस समय बात करते हैं 1717 की, तो लगभग 6 करोड़ की आबादी वाला राज्य माना जाता था। तो कहा जाए इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे अगर हम अधिकार करने का क्षेत्र दे दिया जाए, और ये बंगाल जो था वो नॉर्मल स्टेट नहीं था, यह अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था भारत में। तो अर्थव्यवस्था और पॉपुलेशन दोनों पे एक तरीके से नियंत्रण हो गया। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने आप को यहाँ पे शासक घोषित कर लिया, और शासक घोषित करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक पॉलिसी चलाई थी जिसे कहा गया, देखिए ये पॉलिसी ये थी कि 1765 ईस्वी में, 1765 में अंग्रेजों ने क्या किया था, इलाहाबाद की संधि की थी, है ना, इलाहाबाद की संधि की थी। दोस्तों देखिए ध्यान रखिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या था, ये इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के परिणाम थी? तो दोस्तों है ना, कहा जाए बक्सर युद्ध के बाद, है ना, बक्सर वार के बाद जो है, क्योंकि बक्सर वार हुआ था 1764 में, तो यहाँ दोस्तों 1765 में इलाहाबाद में संधि हुई और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी क्लाइव ने। किसने निभाई थी, है ना, क्लाइव ने, ठीक है, क्लाइव ने। और ये संधि किसके बीच हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इस संधि जो भी हुई थी तो इसमें दोस्तों 12 अगस्त, है ना, 12 अगस्त 1765 को मुगलों के साथ हुई और 16 अगस्त 1765 को ये अवध के साथ हुई। कहा जाता है दोस्तों अवध की संपूर्ण शक्ति यहीं पे डिक्लाइन कर जाती है और मुगल जो हैं वो पेंशनर हो जाते हैं, पेंशनर हो जाते हैं, ठीक है, उनकी भी शक्ति यहीं पे क्षीण हो जाती है। और यहाँ पे एक रूल्स जो लागू हुआ उसे कहा जाता है द्वैध शासन, है ना, डायरकी, ठीक है, द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन। दोस्तों अब कहा जाए द्वैध शासन क्या है, देखिए एग्जैक्टली अगर हम लोग कहें डायरकी जो है द्वैध शासन, ये लियोनस कार्टियस एक इतिहासकार हैं, उन्होंने ही इसे जारी किया था, ठीक है, उन्होंने इसे जारी किया था। तो अब देखें द्वैध शासन क्या है, क्या आखिर चला गया, ऐसा हो गया कि जिससे सत्ता अब अंग्रेजों के हाथ में चली गई। तो द्वैध शासन अगर देखा जाए, द्वैध शासन डायरकी जिसे कहा जाता है, इसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है दीवानी, रेवेन्यू जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, और एक होता है फौजदारी, क्रिमिनल कोड, है ना, दीवानी और क्रिमिनल कोड। इसे देखा जाए दीवानी और फौजदारी को हम लोग उस समय के टर्मिनोलॉजी में कहते थे निजामत, निजामत, ठीक है ना, निजामत। तो दीवानी और निजामत का अधिकार जो हो गया वो डायरेक्टली किसके हाथ में चला गया, वो चला गया अंग्रेजों के हाथ में। और इसमें अगर हम लोग बाइफर्गेशन करें तो पूरे बंगाल में, बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा बंगाल में ये दोनों अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया,
अंग्रेजों ने ले लिया। जबकि कहा जाए बिहार और उड़ीसा में, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है, मात्र दीवानी का अधिकार इन्होंने प्राप्त किया, अर्थात इनको पैसे से मतलब था, ठीक है, लोक कल्याण से कोई मतलब नहीं था। तो यहां पर इन्होंने अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया और धन पर एकाधिकार करने की कोशिश की। तो दोस्तों जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आप अच्छी तरीके से पैटर्न को नहीं पकड़ पाओगे और एग्जाम आपका समझना, एग्जाम क्योंकि समझ आधारित है, यूपीएससी खासतौर से देखा जाए तो समझ आधारित एग्जाम है, इसमें क्वालिफाई करने में फिर एक समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ फैक्ट को रट करके जब आप जाते हैं तो वहाँ चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब आप कनेक्टिविटी करके जाते हैं तो फैक्ट आप समझ लेते हैं, क्योंकि आप जान लेते हैं कि इस साल ये घटना हो सकती है या हुई होगी, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से बंगाल पर अधिकार कर लिया। और जब बंगाल पर 1765 में इन्होंने घोषणा की, ठीक है, कि हम द्वैध शासन लागू करेंगे, ठीक है, द्वैध शासन, तो इन्होंने बंगाल में एक प्रतीकात्मक शासक, एक सिंबॉलिक शासक की नियुक्ति की, या कहा जाए अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में एक शासक की नियुक्ति की जिसका नाम था नजमुद्दौला, है ना, नजमुद्दौला। ये पहला ऐसा शासक था जो अंग्रेजी संरक्षण में नियुक्त हुआ था, है ना, अंग्रेजी संरक्षण में नियुक्त हुआ था, अर्थात ये पावरलेस था, ठीक है, इसके पास कोई पावर नहीं थी, इसके पास कोई शक्ति नहीं थी। अर्थात शक्ति का स्रोत अब कौन हो गया, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी कौन हो गए, अंग्रेज हो गए। दोस्तों 1765 के बाद लगभग 8 वर्ष बीते, ठीक है ना, 8 वर्ष बीते और जनता के बीच ये मैसेज जनरेट कर दिया गया कि अब उनका जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व देने वाला है, वो अंग्रेज हैं, वो अंग्रेज हैं। अब भारतीय शासक यहाँ पर कोई भी महत्वपूर्ण, है ना, सत्ता या शक्ति के स्रोत नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक एक्ट लाया जिसे 1773 का एक्ट कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, नियंत्रणकारी अधिनियम, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियंत्रणकारी अधिनियम कहा जाता है। और इसके तहत अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ठीक है, देखिए 2 तरीके से अंग्रेजों ने व्यापारियों को भी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रष्टता बढ़ती जा रही थी, ठीक है, इनको कंट्रोल कर लिया। दूसरी तरफ यह है कि नवाब या भारतीयों को, भारतीय जनता को भी कंट्रोल कर लिया। और इसको बेटर बनाए कर रखने के लिए इन्होंने न्यायपालिका जैसी एक व्यवस्था स्टार्ट की, जो एक सेपरेट बॉडी रही, न्यायपालिका, ठीक है। और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। एलिजा एम्पे जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने, ठीक है। और इस तरीके से अंग्रेजों ने कहा जाए दीवानी, फौजदारी और लोक कल्याण की सभी जिम्मेदारियां जो हैं वो स्वयं पे ले ली। और 1773 के एक्ट में ही क्या कर दिया, अब जो बंगाल का नवाब हुआ करता था उसके जगह पे बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति हो गई, गवर्नर की नियुक्ति हो गई, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बेहतर तरीके से अंग्रेजों ने बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर एक प्रशासन की नीति बहुत ही क्रमिक लागू की। आप सोचें थोड़ा सा कि कितने धैर्यवान थे अंग्रेज, जो 1600 ईस्वी में आते हुए लगभग 150-200 सालों तक उन्होंने सिर्फ स्थायित्व के लिए प्रयास किया। आपको भी सीखना चाहिए इतिहास से क्या, कि जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, जब तक आपके अंदर एक बेहतर योजना नहीं होगी, तो लंबे समय तक अपना लाभ सुरक्षित कर पाएंगे और न ही शासक बन पाएंगे, न इतिहास के पन्नों में स्वयं अंकित हो पाएंगे। तो धैर्य रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे इतिहास में कोई भी शासन परंपरा हो, शासन वंश रहा हो, तो उसने बहुत ही धैर्य और बहुत ही अनुभव और योजना के आधार पर ही अपने कार्य
किए हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने आपके साथ शुरू किया एक पैटर्न जहां पे अंग्रेज भारत में आए या यूरोपीय कंपनियां भारत में आई और किस तरीके से उन्होंने भारत में अपने राज्य को स्थापित किया, ये एक महत्वपूर्ण खंड आपके साथ मैंने डिस्कशन किया। अब इनकी दूसरी जो योजना होगी वो डायरेक्टली है ना अपने बेनिफिट्स को इंक्रीज करना होगा, ठीक है, अपने लाभ को ये बहुत तेजी से विस्तार की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं एक चर्चा करते हैं कि भारत में अंग्रेजों का स्थायित्व और उनके लाभ, है ना। अगला टॉपिक हो जाएगा भारत में अंग्रेजी कंपनी का स्थायित्व और लाभ, है ना। कहा जाए पर एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल कंपनी इन इंडिया और उनका प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार इसको हम लोग। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको देखें तो एक बहुत ही अच्छा आपके साथ क्रम फिर से अलग मिलता है कि जब देखिए द्वैध शासन लागू हो गया, द्वैध शासन, दूसरे क्रम में हम लोग कहें कि बंगाल पर अधिकार हो गया, बंगाल पर अधिकार कर लिया। तीसरे स्तर में देखें संवैधानिक नियम लागू हुए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनको डेवलपमेंट देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने लगे, ठीक है। इसी बीच ये हुआ कि अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था, आप ध्यान रखें, मुख्य उद्देश्य, अंग्रेजी कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था, ध्यान रखिए, वो था अर्थव्यवस्था पर अधिकार। अर्थव्यवस्था पर अधिकार करना, ठीक है ना, न कि जन कल्याण या भारतीय सभ्यता का विकास। मतलब वो ग्रोथ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन का उनका माइंडसेट नहीं था, ओनली प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ध्यान रखिएगा, उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था पर अधिकार करना, नियंत्रण करना, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों उन्होंने एक व्यवस्थित अपने शासन को चलाने के लिए क्या किया, देखिए यहाँ पे क्या किया, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत था, है ना, अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत वो क्या था, देखिए भूमि, है ना, लैंड, ठीक है। और लैंड पे क्या होती थी, एग्रीकल्चर, कृषि, कृषि ही सबसे ज्यादा, है ना, लाभ और लगान का माध्यम था, ठीक है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी योजना बनाई और इन्होंने सोचा कि किस तरीके से हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर अधिकार करें, और भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था कृषि, लैंड, है ना। तो इसीलिए इन्होंने भूमि सुधार व्यवस्था लागू की, है ना, भूमि सुधार व्यवस्था लागू की बंगाल में, ठीक है। बंगाल के क्षेत्र में देखिए सबसे पहली बार भूमि सुधार व्यवस्था लागू हुई और इसको लागू करने वाले व्यक्ति का नाम था कार्नवालिस, कार्नवालिस, ठीक है। जो तीन भूमि सुधार व्यवस्थाएं लागू हुई, अगर हम लोग उनको देखें तो दोस्तों वो रही हैं तीन। कौन कौन सी आप देखें यहाँ पे, तो एक रहे स्थायी बंदोबस्त, ये 1793 ईस्वी में लागू हो गई। दूसरी थी महालवाड़ी और ये 1813 के बीच में थी। और तीसरी दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। ये तीन व्यवस्थाएं भारत में लागू हुई। तो ये देखें कि यहाँ पर ये तीन व्यवस्थाएं हुई,
3 व्यवस्थाएं हुई, ठीक है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी ये व्यवस्थाएं लागू हो गई, ठीक है। अब यहां से अंग्रेजों ने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया, और देखें तो अर्थव्यवस्था पे अधिकार होने के बाद अब आप देखें जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, स्थायी, एक मिनट, इसे कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, और ये हुआ 1793 ईस्वी में, ठीक है। इसे लागू किया कॉर्नवालिस ने, जिस समय का गवर्नर था, ठीक है, और इसने सबसे पहली बार क्या किया, देखिए ये लैंड जो था ये 19% पूरे भूमि पे लागू था, जिसमें बंगाल का पूरा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का बनारस वगैरह का क्षेत्र इसमें आता था। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि इसे, देखिए कॉर्नवालिस का एक सहयोगी था जॉन सोर, समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। जॉनसन ने कहा कि इसे 10 वर्ष के लिए लागू किया जाए, ठीक है, लेकिन कॉर्नवालिस ने कहा कि नहीं, यह मिनिमम जो होगा वो 30 इयर्स के लिए लागू होगा, और टैक्सेशन जो होगा, टैक्स जो होगा वो 89% होगा हमारा, ठीक है, और 11% होगा किसका, जमींदार का। अर्थात आप समझें दोस्तों कि इस व्यवस्था में जो कर वसूली का अधिकार दिया गया वो जमींदारों को दिया गया, अर्थात कहा जाए तो नवाब, बादशाह और जो शासक वर्ग और था उनका महत्व जो हो गया वो खत्म हो गया, ठीक है। और डायरेक्टली कौन अब हैंडल कर लेगा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हो गई वह इस लैंड रेवेन्यू को हैंडल करने लगी, वो लेने लगी, और वो किसके माध्यम से, जमींदारों के माध्यम से लेने लगी। अब आप देखें तो ये लगभग ओवरऑल 100% टैक्स हो जाता है। देखिए प्रश्न उठता है क्या पूरे उत्पादन का 100% लेते थे, जी लगभग पूरे उत्पादन का ये 100% लेते थे। इसे हाईली एक्सप्लोटेशन का टाइम पीरियड माना जाए, ठीक है। और इस व्यवस्था में एक बात और लागू थी जिसे कहा जाता था सनसेट थियरी, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम कहा जाता है, अर्थात सूर्यास्त होने से पहले टैक्स कलेक्शन कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए, वरना आपके अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी बात आप समझे, यहाँ पे एक दबाव डाला गया और बहुत ही प्रेशर डाल करके टैक्स को कलेक्ट किया गया, और अंग्रेजों ने अपनी रीच को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। तो कहा जाए दोस्तों कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ने भारत में अंग्रेजों को बहुत अधिक मजबूत किया और अर्थव्यवस्था को बहुत संपन्न बना दिया अंग्रेजों को, और भारतीयों को उतना ही गरीब और गुलाम बनाते चले गए। ऐसे ही थी महालवाड़ी व्यवस्था भी, है ना, महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों क्या था, देखिए महाल का अर्थ होता है गांव या पिंड, ठीक है, और ये व्यवस्था जो लागू थी पंजाब के क्षेत्र में लागू थी पहली, और यह पूरे लैंड के 31% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी, 31% लैंड पे यह लागू थी, ठीक है। इनका जो टैक्सेशन रेशियो था वो लगभग 52% माना जाता था, एक्चुअल 52%, ये 33% से लेकर के, है ना, 52% तक ये टैक्स कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। दोस्तों कहा जाए कि यहाँ गांव के मुखिया को ही, है ना, गांव के मुखिया को, हेड को लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया। अब देखिए कोई गांव का मुखिया होगा तो गांव के किसी भी कंडीशन से हर व्यक्ति के बारे में विशेष जानकारी रखता होगा, जानकारी होगी।
अब आप समझिए, अगर कोई थोड़ा सा चोरी भी करना चाहे तो बहुत कठिन हो गया, क्योंकि गांव का मुखिया इस बात को अच्छी तरीके से जानता था। जमींदार तो दूर रहने वाला एक व्यक्ति था, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हकीकत को नहीं जानता था, है ना। लेकिन अगर कहा जाए, अगर हम बात करते हैं मुखिया की, तो गांव में ही उपस्थित मुखिया जो है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता था। तो दोस्तों, यहाँ मुखिया के द्वारा अंग्रेजों ने टैक्स को बहुत हाई लेवल पर ले गए और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा जनता को एक्सप्लोट कर जाती है, ठीक है। अगली जो व्यवस्था है उसमें अगर हम लोग देखें तो उसे कहा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी देखिए, यह पूरे लैंड के 51% भाग पे लागू थी, ठीक है, 51% भाग पे लागू थी। यहाँ जो हमने आपको बताया ये 30% लैंड है, राइट है ना, 30% लैंड, ओके, 30% लैंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए 51% लैंड पे लागू है। अब रैयत का जो अर्थ होता है, रैयत, रैयत का अर्थ जो होता है वो होता है प्रजा, प्रजा, राइट है ना, रैयत का अर्थ होता है प्रजा, अर्थात प्रजा से सीधे कर, है ना, जनता से सीधे कर, ठीक है, अर्थात कोई भी मध्यस्थ, है ना, इमीडिएटर नहीं होगा। कितनी अच्छी व्यवस्था लग रही है ये, ठीक है, बिल्कुल सही कि सीधा आज भी हमसे टैक्स लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। लेकिन दोस्तों कहा गया कि यहाँ जनता से सीधे टैक्स कर लिया जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे, लेकिन समस्या क्या हुई कि कहा जाता है कि कोई एक व्यक्ति जो अंग्रेजों के स्वरूप में दिखाई देता था वो जनता से कनेक्ट होता था, तो जनता डर बस उसे अपना टैक्स देती थी। लेकिन दूसरा व्यक्ति फिर से कनेक्ट होता था अंग्रेजों का भेष रख करके उसी जनता से, तो वह कर नहीं दे पाती थी, क्योंकि उसने कहा कि हमने टैक्स दे दिया है। लेकिन अंग्रेजों ने, अंग्रेजी कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हमने टैक्स तो नहीं पाया, आपने किसको टैक्स दिया, ये पर्सन रॉन्ग था, हम राइट पर्सन है, हमको टैक्स दीजिए। तो कहा जाए दोस्तों, एक बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। ऐसे बहुत सारे अंग्रेजों ने एक ही साल में कई तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। तो कहा गया कि यहाँ धन के साथ मन का भी शोषण हुआ, शरीर का भी शोषण हुआ, और कहा जाए वास्तविकता से गुलामी के अर्थ को यहाँ पे समझाया गया अंग्रेजों के द्वारा, दबाव बस, ठीक है। तो इन तीनों व्यवस्थाओं के बाद जो हो गया वो भारत हो गया शून्य पर, भारत हो गया शून्य पर, और अंग्रेज हो गए 100%, अंग्रेज हो गए 100%, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था जो है अंग्रेजों के हाथ, भारतीयों के हाथ से निकल गई और भारत इन 3 भू सुधार व्यवस्थाओं के आधार पर हो जाता है गुलाम। तो दोस्तों, पहले खंड में हमने आप सभी के साथ डिस्कशन किया, पूरी चर्चा की कि अंग्रेज भारत में कैसे आए और कैसे अंग्रेजों ने भारत में एक शासक की भूमिका में अपने आप को स्थापित किया। तो दोस्तों, जो कर वसूल करने लगे, जो आदेश जारी करने लगे और शासक की भूमिका में रहकर अपना काम करने लगे, ठीक है, यहाँ तक वो बन जाते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो अगली कड़ी में, अगले क्लास में दोस्तों मैं आप सभी के साथ में जोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि अंग्रेजों का शासन पर सीधा अधिकार कैसे हो जाता है और संवैधानिक सुधारों में अंग्रेजों ने अपने आप को श्रेष्ठ कैसे बताया, इसकी पूरी चर्चा करने के लिए। तो तैयार रहिए, दूसरी वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया के दूसरे फेज पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।